जिस समय कहीं भी गिल्टी आ जाए यू हैव टू गो टू द डॉक्टर। और अगर वो गिल्टी स्पीड से बढ़ रही है और पेनलेस है तो ज़्यादा फिक्र करें। मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसका भी कोई इस तरह की मिथ बनी हुई है कि उससे भी हो सकता है, या ये कोई भी चीज़ जो कंटिन्यूस स्टिमुलाई कर रही है ना किसी भी सेल को, इट मे कॉज कैंसर। हैंड फ्री बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ना, इसकी रीज़न हो सकती है कैंसर की जो अद्वियात यूज़ करते हैं उसके वो बांझपन के साथ भी कोई लिंक होता है। अच्छा, ये बच्चों के वजह से वो सुना है, या आम अडल्ट भी, कि जो मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हैं उसका भी कोई इस तरह की मिथ बनी हुई है कि उससे भी हो सकता है, या ये रियलिटी है मोबाइल ज़्यादा यूज़ करने से कैंसर? देखिए एक चीज़ है, इंग्लिश में एक मुहावरा है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। ठीक है, वैसे तो उसके बहुत दूसरे असरात आते हैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से, लेकिन अभी तक कोई ऐसी स्टडी नहीं है कि मोबाइल फ़ोन के ज़्यादा इस्तेमाल से कैंसर हो सकता है। हाँ देखिए, कैंसर की कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं। कोई भी चीज़ जो कंटिन्यूस स्टिमुलाई कर रही है ना, कंटिन्यूस स्टिमुलाई कर रही है किसी भी सेल को, इट मे कॉज कैंसर। इट मे कॉज कैंसर, जो कंटिन्यूस स्टिमुलाई कर रही है। जैसे कुछ वर्कर हैं जो केमिकल फैक्ट्री में काम करते हैं, उनको क्योंकि केमिकल का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है उनको हो सकता है। अब जैसे नागासाकी हिरोशिमा के अंदर जो न्यूक्लियर बम गिराए गए थे, उसके रेडिएशन के असरात बहुत अरसे तक रहे, जिनका उनको एक्सपोजर हुआ उनको बाद में भी कैंसर होता रहा। अच्छा। इसी तरह जो लोग ऐसी जगह पे काम करते हैं जिनका कंटिन्यू स्मोक के साथ एक्सपोजर है, उनको हो सकता है। वो जो लेबर है, यानी कि जो मजदूर काम कर रहे हैं फैक्ट्रियों के अंदर, इसका मतलब उनके अंदर ये रिस्क ज़्यादा है। हाँ, रिस्क ज़्यादा है उनको, उनमें हो सकता है। ज़रूरी नहीं है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू जनरल पब्लिक उनका रिस्क ज़्यादा है क्योंकि कंटिन्यू एक्सपोजर उसके साथ हो रहा है। कहीं भी कंटिन्यू एक्सपोजर, कंटिन्यू स्टिमुलाई होगा, दैट मे कॉज कैंसर। लेकिन वो तो अगर हम देखें तो बाहर जब हम इस पे रोड पे मूव करते हैं तो तभी तो स्मोक होता है, उसमें तो भी हो सकता है। हाँ, ये स्मोक इट मे बी, इट इज़ हैजर्डली, इट मे बी बट नॉट मैंडेटरी। ठीक है। ठीक है, मैं स्मोक की बात करूं, जैसे कोई कोल माइनिंग के अंदर काम कर रहा है। अच्छा, कोई ऐसी जगह काम कर रहा है जहाँ पर भट्टी में बहुत ज़्यादा हर वक्त आग जल रही है और कार्बन प्रोड्यूस हो रही है, उनका जो एक्सपोजर है, उनका तो देखें ना 8-10 घंटे की अगर ड्यूटी है तो उस 8-10 घंटे की ड्यूटी के अंदर कंटिन्यू एक्सपोजर ले रहे हैं उस स्मोक का, उस कार्बन का, उस जहरीली गैसों का, उनको हाई रिस्क ज़्यादा है। मैं इसलिए इसको रिलेट कर रहा हूँ, आपने मोबाइल फ़ोन की बात की थी, मोबाइल फ़ोन के अंदर जो ये एयरफोन या हैंड फ्री बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ना, अब ये कंटिन्यू एक फ्रीक्वेंसी जा रही है कान के अंदर, अच्छा, कंटिन्यू, और ये इरिटेट कर रही है और कंटिन्यू स्टिमुलाई भी कर रही है। इसकी रीज़न हो सकती है, लेकिन अभी कोई स्टडी नहीं है, लेकिन ये चांस है इसका। हाँ, हो सकता है, लेकिन स्टडी प्रूव तो जिस तरह स्टील मिल्स वगैरह यहाँ पे वर्कर काम करते हैं, इसका मतलब उनके अंदर तो ये रिस्क फैक्टर ज़्यादा होगा। अगर उनका एक्सपोजर केमिकल से है, लोहे वाली और इस तरह की केमिकल से है, जहाँ पर केमिकल निकल रहे हैं और उनका एक्सपोजर उसके साथ हो रहा है, तो उसका रिस्क फैक्टर है। नहीं, केमिकल ना भी हो, धुआं वगैरह जिस तरह बात किया, बिल्कुल, अगर धुएं का एक्सपोजर कंटिन्यू हो रहा है उनके साथ, तो उसको एज़ कम्पेयर टू जनरल पब्लिक उनको कैंसर होने का चांस ज़्यादा है। ठीक है। अच्छा, ये किसी ने ये भी पूछा था कि कैंसर की जो अद्वियात यूज़ करते हैं वो बांझपन के साथ भी कोई लिंक होता है, या ये भी एक मिथ बनी हुई है? होता है इसका होता है। एक पेशेंट है ब्रेस्ट कैंसर की, वो मेडिसिन ले रही है प्लस वो थेरेपी भी करा रही है, उसकी रेडिएशन भी, तो उसके अंदर ये कैंसर का जो रिस्क है, जो उनका वो बांझपन का वो बढ़ सकता है। होता है। मैं आपका जो सवाल है कि क्या कीमोथेरेपी से बांझपन हो सकता है, इसका जवाब है हो सकता है। अच्छा, लेकिन ये ब्रेस्ट कैंसर में नहीं है। किसी ये जैसे ओवेरियन कैंसर हैं, अच्छा, उनसे, या जर्म सेल ट्यूमर हैं, या टेस्टिकुलर कैंसर हैं, या कुछ ऐसे कैंसर हैं जो सिस्टम होता है मेल और फीमेल्स का, उसको इंटरप्ट कर देते हैं, तो उसमें भांजपन का होता है कि उनके अंदर वो औलाद पैदा करने के पोजीशन में नहीं होती है। उसका फिर ये होता है कि इस तरह पेशेंट हम लोग देख लेते हैं कि जिसको ये ख़तरा हो कि इनफर्टिलिटी हो सकती है, तो उसको फर्टाइल एज के अंदर ही उसका स्पर्म या उसका एग जो है फीमेल का, वो हम प्रिजर्व कर लेते हैं। ठीक है, कि जब बाद में इसका इलाज हो जाएगा, कीमो कंप्लीट हो जाएगी, ये बेहतर लाइफ में आ जाएंगे, तो वो दोबारा उसको हम यूटिलाइज़ करवा सकते हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो सकती है, इन वीवो जैसे कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, ये चीज़ें हो सकती हैं, ताकि उनका वो मसला जो है ना वो उसको ओवरकम कर सके। लेकिन मतलब वो उसका चांस नहीं होता कि अगर वो रिकवर कर जाती है तो दोबारा तो फिर नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकती है ना। देखिए, अब एक पेशेंट है ओवेरियन कैंसर का, जब उसकी ओवरीज रिमूव हो गई, अच्छा, रिमूव होगी, या टेस्टिकुलर पेशेंट है, टेस्टिस रिमूव हो गई, तो वो फिर इसके लिए तो
होना ज़रूरी है कि अगर उसने कल को औलाद करनी है, फर्टाइल होना है, तो फिर उसको प्रिजर्व करना पड़ता है, अच्छा, वो निकाल के प्रिजर्व कर लेते वो हैं। प्रिजर्व कर लेते हैं। ठीक होगा सर। अच्छा, जो गिल्टी वगैरह होती है, जैसे ये ब्रेस्ट कैंसर होता है, इसकी जो हल्की सी भी गिल्टी हो, वो कहते हैं कि जो किसी किस्म की गिल्टी हो वो कैंसर नहीं हो सकती, हर किस्म की। इसमें भी कोई डिफरेंस होता है या? बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। अब ये भी अपना इज़हार साहब बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। ये मिथ भी हमने निकालना है कि कोई भी बिल्कुल आपकी बात 100% में ये ब्रेस्ट के अलावा भी किसी जगह पे हो सकती है ना, कोई गिल्टी हो तो? कोई भी, फ्रॉम हेड टू टो, सर से पाँव तक, कोई भी जिस्म के अंदर गिल्टी रसौली का होना ज़रूरी नहीं कि कैंसर है। ज़्यादातर गिल्टियाँ बिनाइन होती हैं, यानी कि कैंसरस नहीं होती, कैंसर, ठीक है, सादी होती हैं। लेकिन वैसे सर, सॉरी फॉर इंटरप्शन, इसमें कितनी परसेंटेज होती है? मिसाल के तौर पर जब आपके पास केसेस आते होंगे गिल्टी वाले ये वो, तो उसमें कितने परसेंट होती है जो कैंसर निकलता है और बाकी कितने परसेंट होता है जो आम सादा गिल्टी होती है? इसमें मैं अगर रफली इसकी एग्जैक्ट परसेंटेज शायद मैं ना इसको कैलकुलेट कर सकूं, लेकिन जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि इसमें 50-50 है। 50-50 है कि वो बहुत सारे ऐसे लाइपोमास, बहुत सारे ऐसे सिस्ट होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि होती तो गिल्टी है लेकिन वो कैंसर नहीं होती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको आपने दिखाना नहीं है। जिस समय कहीं भी गिल्टी आ जाए, यू हैव टू गो टू द डॉक्टर। उसकी क्या मतलब होती है, उसकी यानी कि रेंज क्या होनी चाहिए कि किस हद तक वो फैल जाए तो फिर ही जाने चाहिए, या इनिशियल पे ही करा लेना चाहिए? गिल्टी अगर उस वक्त जाहिर होगी जब जाहिर बात है 2 या 3 सेंटीमीटर से बड़ी होगी, ठीक है, उससे छोटी तो पता भी नहीं लगेगा। और अगर वो गिल्टी स्पीड से बढ़ रही है और पेनलेस है, तो उसके अंदर दर्द नहीं है, तो ज़्यादा फिक्र करें। अगर उसके अंदर दर्द है या उसकी वजह से बुखार हो रहा है या दबाने से टेंडर है, तो शायद वो कैंसर वाली ना हो। और अगर पेनलेस है, बढ़ती जा रही है, फौरी तौर पे। अच्छा, ये जो आप बता रहे हैं, ये सिर्फ ब्रेस्ट के जो गिल्टी होती है पूरे जिस्म में, कोई भी? ब्रेस्ट की हो, गर्दन में निकला है, बगल में निकला है, टाउन में निकला है, इसका मतलब अगर पेनलेस गिल्टी निकल आई है और वो बढ़ती जा रही है, विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज हो रही है, तो उसका आपने बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करना। स्ट्रेट गो टू द स्पेशलिस्ट, उसको दिखाएंगे क्या है, वो डिसाइड करेंगे बायोप्सी करके कि ये सादी गिल्टी है या कैंसर वाली गिल्टी है। इसमें ये होता है, ये मरूसी भी होती है, जेनेटिक भी होती है जो कैंसर का जो फैलता है, या अप टू सम एक्सटेंट? अब तकरीबन कोई 15 से 20%। अच्छा, अब जो स्टडीज़ आई हैं उसमें, हाँ जी, कैंसर है जो कि जेनेटिकली है, मौरूसी है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, ओवेरियन कैंसर है, कुछ जीआईटी के कैंसर्स हैं, उसकी भी स्टडीज़ भी आ गई हैं। उसको हम अपनी ज़बान में BRCA1 BRCA2 स्टडीज़ कहते हैं। वो ये कि जो फर्स्ट ब्लड रिलेशन है ना, जैसे माँ है तो उसकी बेटी, 2 बहनें सगी, ये वाला जो रिश्ता है फर्स्ट ब्लड रिलेशन, उसके अंदर अगर माँ को है ब्रेस्ट कैंसर तो उसकी बेटी को या उसकी बहन को एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल चांस ज़्यादा है, चांस ज़्यादा, शी इज़ ऑन हाई रिस्क, इसलिए उसकी स्क्रीनिंग एज़ कम्पेयर टू अदर ज़्यादा करनी है।